स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5 चल रही थी। एक्सरसाइज 5 में हमने क्या क्या पढ़ लिया। नंबर 1 व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नंबर 2 व्युत्क्रमणीय अवयव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अव्युत्क्रमणीय अवयव सिंगुलर मैट्रिक्स, वर्ग अवयव का सेकंड अवयव एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, व्युत्क्रम अवयव इन्वर्स मैट्रिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज। यहाँ तक हमने कंप्लीट करी। आज हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट सारणिक के अनुप्रयोग। तो देखो, सारणिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। सारणिक के अनुप्रयोग में हम बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर। ठीक है, इसमें देखो एक त्रिभुज है ABC, ABC। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट दिए हुए x3 y3। तो देखो तीन शीर्षों ए बी सी से एक त्रिभुज ABC बना, जिनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इनका त्रिभुज कैसे निकालेंगे? तो देखो, यदि शीर्ष, यदि बिंदु, शीर्ष या बिंदु, यदि बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 तथा सी जिसके कोऑर्डिनेट है x3, यदि बिंदु ए बी सी से बने त्रिभुज, से बने त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज बना? ABC का क्षेत्रफल, तीन बिंदु है ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बिंदु बी x2 y2 तथा सी x3 y3 से बने त्रिभुज, तीन बिंदुओं से त्रिभुज कौन सा बना? ABC का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को किसे प्रदर्शित करें? डेल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल तो निकालना है। उनके शीर्ष दिए हुए हैं, शीर्ष भी शीर्ष के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, लेकिन किसका प्रयोग करना है? सारणी का। तो सारणी के प्रयोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? डेल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि हमारे को तीन शीर्ष दे दिए, तीन बिंदु दे दिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो निकाल सकते हैं। नोट लगाओ। नंबर फर्स्ट बात करते हैं। अब देखो, आप इसका एरिया निकाल रहे हो, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक आता है क्या? नहीं आता ना। इसका मतलब क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? धनात्मक। धनात्मक कब आएगा? जब हम इसकी सारणी का मान क्या लेंगे? धनात्मक। तो लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अतः हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में, त्रिभुज के क्षेत्रफल में सारणिक के मान, सारणिक का मान हमेशा धनात्मक लेते हैं, धनात्मक लेते हैं। यदि हमारे पास सारणी का मान नेगेटिव आ रहा है, तब भी क्या लेंगे? धनात्मक। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है? धनात्मक। दूसरी बात क्या होता है? यदि प्रश्न में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आगे
प्लस माइनस का चिन्ह प्रयोग में लेते हैं। देखो क्या बात लिखी, ये लिखा है कि हमें ये किसी त्रिभुज दे दिया, इसमें 2 शीर्ष दे दिए, तीसरा शीर्ष एक में अचर राशि दे दिया, हमें बोल दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 52 वर्ग इकाई। तो आपको पता है यहाँ पे हमें पॉजिटिव आ रहा है तभी पॉजिटिव ले रहे, नेगेटिव आ रहा है तब भी क्या ले रहे, पॉजिटिव। अब यदि हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे दिया तो हमें मान तो क्या देगा, प्लस ही देगा ना, लेकिन हम हमेशा प्लस को भी प्लस लेते, माइनस को भी क्या लेते, प्लस। तो इसके आगे हमेशा निशान क्या लगाते, प्लस से माइनस। ये आपका पहला पॉइंट, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। यदि बिंदु ए बी तथा सी जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए हो, इन शीर्षों से बने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल डेल बराबर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। इसके आगे क्या लगाओगे, वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किस में आता है, वर्ग में। आयतन किस में आता है, क्यूब में। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक लेते हैं, अतः हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में सारणिक का मान क्या लेंगे, धनात्मक। यदि प्रश्न में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के आगे प्लस माइनस के चिन्ह दोनों क्या लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो ये फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सारणी के अनुप्रयोग का। कौन सा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। तीन बिंदु है, सरेख का अर्थ क्या है, तीनों एक ही रेखा पर क्या हो, स्थित हो। तो लिखो, यदि ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, बी x2 y2, यदि बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2 तथा सी x3 y3, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा पर स्थित हो तो इन, अब देखो 3 बिंदु है, जैसे हमने अभी लिया था ये 3 बिंदु, इनसे एक त्रिभुज बनाया था, ठीक है। अब इसमें इस बिंदु ए को यहाँ से पकड़ कर यहाँ पे इस रेखा पे ले आऊँ तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं हुए, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गए तो सरेख हो गए, लेकिन इनसे अब त्रिभुज बना क्या, नहीं बना। इसका मतलब त्रिभुज यदि मान भी लेते तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। तो यदि बिंदु ए x1 y1, बी x2 y2, सी x3 तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो इनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है, क्योंकि त्रिभुज बनेगा ही नहीं। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो इसके क्षेत्रफल को 0 कर दो तो ये 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या हो गया, 0। तो ये 2 इसके 0 के इंटू में चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर 0। तो देखो 3 बिंदुओं के सरेख होने की कंडीशन सारणी के प्रयोग से कैसे निकालते हैं, इनसे बने सारणी का मान क्या होगा, हमेशा 0। क्यों, क्योंकि 3 बिंदु है तो इनका त्रिभुज बनेगा नहीं। मान लेते हैं कि इसे त्रिभुज बनेगा तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, 0। तो इसके क्षेत्रफल को 0 बराबर कर दिया तो 3 बिंदुओं की ये हमारे पास क्या आ गई, सरेख होने की शर्त। यदि हमें 3 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो और पूछे कि ये सरेख है या नहीं, ठीक है, निकाल सकते हैं। इनके सारणी का मान कितना निकालेंगे, 0। ये दूसरा पॉइंट कंप्लीट। एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेट में 2 पॉइंट। नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 3 बिंदु दिए हुए उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए। दूसरा 3 बिंदु के कोऑर्डिनेट दिए हुए हो तो सरेख होने की कंडीशन। तीसरा बिंदु 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण।
जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण या जाने वाली रेखा का समीकरण। देखो दो बिंदु है, एक है ए, एक है बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? ए बी। इस ए बी रेखा पर हम एक अन्य शीर्ष ले लेते हैं सी, सविच्छेद बिंदु सी। इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। हर जो हमने इस रेखा पर एक सविच्छेद बिंदु लिया सी, इसका कोऑर्डिनेट x, y। तो ये देखो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हुए नहीं। यदि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो वो बिंदु क्या हो जाएंगे? सरेख। सरेख की शर्त अभिपरीय इनसे बने सारणी का मान क्या कर देंगे? 0। तो लिखो दो बिंदु ए x1 y1 तथा बी x2 y2 को मिलाने वाली रेखा ए बी पर एक स्वेच्छेद बिंदु सी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या x और y, एक स्वेच्छेद बिंदु सी लेते हैं। अतः तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, एक ही रेखा पर स्थित है। अर्थात तीनों बिंदु सरेख है, तीनों बिंदु सरेख है। अतः सरेख की शर्त से x1 y11 x2 y21 बराबर 0। देखो दो बिंदु ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या होगी? ए बी। इस पर एक स्वेच्छेद बिंदु क्या ले लिया? सी। तो तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो गए, अर्थात तीनों बिंदु क्या हो गए? सरेख। तो सरेख होने की शर्त से क्या निकाले? इसके सारणी का मान बराबर 0। तो ये मान बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का क्या हो गया? समीकरण। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखो, इसके एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे दो बिंदु दे दिया, ए बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट 3 और 4, बी बिंदु दे दिया 5 और 2। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। तो आप क्या लिखोगे? दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा ए बी पर कोई अन्य बिंदु सी या पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स और वाई। अतः तीनों बिंदु क्या है? सरेख है। ए पी बी तीनों क्या है? सरेख है। अतः सरेख होने की शर्त से क्या लिखोगे? एक्स वाई 1 3 4 1 5 2 1 बराबर 0। मान निकालो। पंक्ति के अनुदिश प्रसार करें तो ये एक्स, ये 4 - 2 2 माइनस वाई, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ ये 3 - 5 - 2 +1, इसके संगत पंक्ति और स्तंभ ये 6 - 20, तो कितना हो गया? माइनस का 40 बराबर 0। 2x + 2y - 40 बराबर 0। तो ये हमारे पास दो बिंदु ए व बी से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो ये अब सारणी के अनुप्रयोग में 3 बिंदु पढ़ लिए। कौन से? नंबर 1 त्रिभुज का क्षेत्रफल, नंबर 2 3 बिंदुओं की सरेख होने की शर्त, तीसरा पॉइंट 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब देखो, अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण निकाय के हल। सारणी के अनुप्रयोग में क्या पढ़ा? त्रिभुज का क्षेत्रफल फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त, थर्ड पॉइंट 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। अब हम बात करते हैं रैखिक समीकरण निकाय के हल। रैखिक समीकरण निकाय के हल। रैखिक, सबसे पहले इसका अर्थ समझो। कोई भी समीकरण रैखिक कब होती है? जिसमें जो भी चर होते हैं उसकी घात क्या हो? 1,
दो चर होते हैं तो उसकी घात एक है तभी रेखिक, लेकिन उसकी घात 2 होगी तब द्विघात, 3 होगी तो त्रिघात और 4 होगी तो चतुर्घात। हम बात करें समीकरण में जिसमें रेखिक, ठीक है। युग्म बोलते हैं 2 समीकरणों के युग्म को या 3 समीकरणों के युग्म में, मतलब 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। तो इसको हल ज्ञात करने के 2 तरीके। नंबर 1 सारणिक के प्रयोग से, सारणिक के प्रयोग से, या तो ये नाम दिया हुआ होता है या आता है क्रेमर नियम्स, क्रेमर नियम्स। अब इसमें चाहे 2 चरों वाली 2 समीकरण हो, चाहे 3 चरों वाली 3 समीकरण हो, दोनों का एक ही फॉर्मेट है, तो एक साथ ही बता रहा हूँ। नंबर ए 2 चरों वाली रेखा, 2 चरों वाली रेखिक समीकरण निकाय के हल, रेखिक समीकरण निकाय के हल। अब आपको पता है सारणी का अनुप्रयोग करें तो 2 चर है तो सारणी कब बनेगी? 2 इक्वेशन, a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। 2 चर 2 इक्वेशन। तो क्रेमर रूल में क्या करते हैं, सबसे पहले x और y की जो गुणांक है इनसे डेल बनाते हैं। इनकी जो एक सारणिक बनेगी इसको डेल नाम देते हैं, a1 b1 a2 b2। x और y के जो गुणांक है इनसे एक सारणिक बनाया, इसको क्या नाम दिया? डेल। यदि हम इस डेल में हरतम स्तंभ के स्थान पर c1 c2 रख देते हैं तो इसको नाम देंगे क्या? डेल 1। तो ये c1 ये c2 b1 b2। यदि इसी डेल में द्वितीय स्तंभ में क्या रख देते हैं? c1 c2, तब इसको क्या नाम देंगे? डेल 2। तो डेल 2 बराबर a1 a2 c1 c2। डेल का मान निकाल लिया किससे? x और y के गुणांकों से। प्रथम स्तंभ में c1 c2 रखते हैं डेल 1, द्वितीय स्तंभ में रखते हैं c1 c2 डेल 2। अब इसकी 3 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? हम तीनों का मान निकालते हैं, क्योंकि सारणी का हमेशा क्या होता है? अद्वितीय मान होता है। तो हम तीनों का मान निकालते हैं। यदि हमारे पास डेल नॉट इक्वल 0 आ जाए, क्या आ जाए? डेल नॉट इक्वल 0, तो बोलेंगे निकाय संगत तथा हल अद्वितीय विद्यमान है, अद्वितीय विद्यमान है। इसका अर्थ समझो, यदि डेल का मान नॉट इक्वल 0 है तो निकाय संगत किसको बोलते हैं? संगत बोलते हैं जिस समीकरण निकाय के कोई ना कोई हल हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे अनंत हो। यदि उसके हल है तो उसे हम क्या बोलेंगे? संगत। अद्वितीय, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या हो? यूनिक, एक ही हल हो, तो वो मान किसे निकालेंगे? x बराबर डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। मैं बात करता हूँ सेकंड कंडीशन की। यदि डेल का मान क्या हो? 0 तथा डेल 1 डेल 2 तथा डेल 3 में से, डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कम एक अशून्य हो, कम से कम क्या हो? एक अशून्य हो। इसका मतलब समझो, डेल का मान तो 0 है, लेकिन कम डेल 1 और डेल 2 का मान निकालते हैं। यदि इसका एक का ही मान अशून्य आ गया या दोनों का मान क्या है? अशून्य, तब निकाय असंगत। निकाय क्या होगा? असंगत। असंगत का मतलब क्या होता है? कोई हल नहीं। संगत का मतलब कोई हल होगा। तो निकाय असंगत तथा कोई हल विद्यमान नहीं है, कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है। तीसरी कंडीशन, यदि डेल का मान तो 0 है, लेकिन डेल 1 इसका मान भी 0 और डेल 2 इसका मान भी क्या हो? 0। मतलब डेल का मान भी 0, डेल 1 का मान भी 0, डेल 2 का मान भी क्या हो? 0। तो निकाय संगत
संगत का मतलब हल विद्यमान होंगे, लेकिन तीनों जीरो हो जाए तो निकाय संगत तथा अनंत हल विद्यमान हो, अनंत हल विद्यमान हो। क्या कंडीशन है, वापस समझो। x और y के गुणांकों से डेल बनाया। यदि प्रथम स्तंभ में हमने C1 C2 रखते डेल 1 नाम दे दिया, द्वितीय स्तंभ में रखते डेल में, द्वितीय स्तंभ में रखते डेल 2 नाम दे दिया। अब इनका मान निकालते हैं। यदि डेल का मान नॉट इक्वल जीरो, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डेल का मान जीरो है या नॉट इक्वल जीरो। यदि नॉट इक्वल जीरो तो निकाय क्या होगा, संगत। संगत क्या होता है, जिसका कोई हल हो, लेकिन इसमें क्या होगा, अद्वितीय हल, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा। तो मान कैसे निकालेंगे, x बराबर डेल 1 अपॉन डेल, y बराबर डेल 2 अपॉन डेल। दूसरी कंडीशन डेल का मान जीरो है, इसमें भी है, इसमें भी है। लेकिन सेकंड में यदि डेल 1 डेल 2 डेल 3 में से कोई भी एक अशून्य हो, कोई भी एक अशून्य हो, एक हो चाहे दो हो चाहे तीन हो, लेकिन कम से कम एक भी अशून्य हो गया ना, तो निकाय क्या हो गया, असंगत तथा हल क्या होगा, विद्यमान नहीं। यदि सभी जीरो हो गए तब क्या लिखेंगे, अनंत हल विद्यमान होगा। अब यदि तीन चर है, तीन इक्वेशन आएंगे, इनके गुणांकों से वही डेल बनाएंगे, वही डेल 1 बनाएंगे, डेल 2 बनाएंगे, और तीसरा क्या बनेगा, डेल 3। सेम टू सेम कंडीशन लगेगी। यहाँ पर सिर्फ जेड का मान आ जाएगा डेल 3 अपॉन डेल। तो ये आपका रैखिक समीकरण निकाय का सबसे पहला प्रयोग कौन सा हो गया, सारणी के प्रयोग या क्रेमर नियम से। समझ में आ गया। इसमें से बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निकाय असंगत हो तो उसमें कोई भी अचर राशि का मान पूछ लिया जाता है, या क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकाय संगत है लेकिन इनमें से किसी भी अचर राशि का मान निकाय संगत 2 में आता है, तो इसमें आएगा कि अनंत हल विद्यमान हो। ठीक है। और यदि निकाय संगत अद्वितीय हल विद्यमान हो तो उसका हल ज्ञात को निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम। तो ये आपका हो गया क्रेमर नियम। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं हम, अवयव सिद्धांत, मैट्रिक्स रूल। दूसरा सिद्धांत कौन सा है, मैट्रिक्स रूल, अवयव सिद्धांत। अवयव सिद्धांत अवयव सिद्धांत, मैट्रिक्स रूल या मैट्रिक्स थ्योरी। वही बात दो चर वालों की बात कर लेते हैं, सेम टू सेम तीन चर वालों की हो जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। तीन चरों वाले सेम टू सेम प्रोसेस लगे। इसमें क्या करेंगे, दो चर वाले तो कितनी इक्वेशन, दो, a1x प्लस b1y इक्वल c1, a2x प्लस b2y इक्वल c2। ठीक है। तो अवयव सिद्धांत में क्या करते हैं, इस जो दो इक्वेशन है इसको अवयव मैट्रिक्स रूल के अनुसार मैट्रिक्स बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। तो देखो a1 b1 a2 b2 इनके गुणांकों की एक मैट्रिक्स बना दो। इनटू ये x और y, निशान किसका है, इक्वल, ये आ गया c1 और c2। तो देखो अब आपको क्या पता है इसको ऐसे कैसे लिखा, दो मैट्रिक्स का गुणा है, ये है कितने, 2/2 की, और ये 2/1 की। तो इन दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो एक मैट्रिक्स प्राप्त होगी 2/1। ये भी देखो 2/1, इक्वल का निशान है, संगत हो बराबर करते ही दो क्या आ जाएगी, इक्वेशन। इसका मतलब इन दो इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस प्रकार लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हमने इसको नाम दे दिया ए, कैपिटल ए, इसको नाम दे दिया कैपिटल एक्स, इसको नाम दे दिया बी। इनको ए, इसको कैपिटल एक्स, इसको बी, तो ये क्या हो गया, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी। जहां हम लिखेंगे ए का मान क्या है वो लिखेंगे a1 b1 a2 b2 लिख दिया। दूसरा x का मान लिखेंगे, x का मान क्या था, x और y। तीसरा b का मान लिखेंगे c1 और c2। तो हमारे पास क्या बना, ax बराबर b। यदि मैं दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे, a इनवर्स से, तो ये हो गया a इनवर्स इंटू a बराबर a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स इंटू a साथ में x था, a इनवर्स इंटू a तो क्या हो गया i इंटू x क्या होता है x, तो x बराबर क्या हो गया a इनवर्स इंटू
बी। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन प्राप्त होगा। एक्स का मान तो एक्स और वाई, ए दिया हुआ है उसका ए इनवर्स निकालेंगे, उसके बाद में बी दिया हुआ दोनों का गुणनफल कर देंगे, बराबर कर देंगे, तो हमारे पास एक्स और वाई का मान आ जाएगा। ये अवयव सिद्धांत। अवयव सिद्धांत में दो चर वाले दो इक्वेशन को अवयव रूप में लिख दिया, इसको ए नाम दे दिया, इसको एक्स नाम दे दिया, इसको क्या नाम दे दिया, बी। तो क्या हो गया, ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी, ये हो गया ए, ये हो गया एक्स और ये बी। तो ये ए एक्स बराबर क्या हो गया, बी। अब हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, ए इनवर्स से क्या कर दिया, गुणा। तो ये ए इनवर्स से गुणा करके ये ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया, आई, ये हो गया एक्स। तो एक्स बराबर क्या हो गया, ए इनवर्स इंटू बी। तो यहाँ पे एक्स का मान रखेंगे, यहाँ पे किसका मान रखेंगे, ए इनवर्स का, और इसका बी का। ठीक है, तो ये आपके दोनों रैखिक समीकरण निकाल के हल के दो रूल। नंबर 1 क्रेमर नियम, दूसरा अवयव सिद्धांत, दो चर वाले के लिए भी और तीन चर वालों के लिए भी निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब ये आपकी एक्सरसाइज 5.2 की थ्योरी कंप्लीट। ठीक है।